हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि समरकंद सिटी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मानस नेशनल पार्क को लेकर के। तो मानस नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, मानस नेशनल पार्क हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आसाम स्टेट में लोकेटेड है, हिमालय के फुटिल्स वाले रीजन में लोकेटेड है। और यहाँ पर मानस रिवर फ्लो करती है, उसी रिवर के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम मानस नेशनल पार्क रखा गया। यहाँ पर मानस नेशनल पार्क जो है इसके वेस्टर्न पार्ट पर अगर हम देखें तो मानस रिवर फ्लो करती है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानस नेशनल पार्क को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन मिले हुए हैं, जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व का, टाइगर रिजर्व का, एलिफेंट रिजर्व का। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारा आसाम स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर 7 नेशनल पार्क है। इनके नेम जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद में अगर हम देखें तो मानस नेशनल पार्क हमने डिस्कस ही किया। उसके अलावा है ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिहिंग साइकोवा नेशनल पार्क। और छठे नंबर पर जो नेशनल पार्क जिसको डेजिग्नेशन मिला उसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। और 7वें नंबर पर जिसको मिला वो है दिहिंग पटकई। ये है दिहिंग साइकोवा, ये है दिहिंग पटकई। तो ये इंपॉर्टेंट नेम आपको ध्यान में रखने हैं। किसी भी ट्रिक के थ्रू जो है आप याद कर सकते हो। अगर आपको कोई ट्रिक जो है आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि अदर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये मानस नेशनल पार्क से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। देखो, सबसे पहले हमने 2023 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च की थी, उसमें हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो हमारा पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग लॉन्च किया था, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ऊपर फोकस किया था। अब ये जो सेकंड बैच है मेंटरशिप प्रोग्राम का, इसमें हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के ऊपर। तो जो स्टूडेंट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है उनकी काफ़ी अच्छे से होए, ताकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस और जो भी उनका स्टैटिक और करंट अफेयर्स पार्ट जो है वो कवर हो पाए, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपका जो स्टैटिक पार्ट है उसको टारगेट बेस्ड जो आपकी स्टडी है उसके थ्रू कवर करवाएंगे। जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिया जाएगा। इवनिंग में उसी के बेसिस पर एमसीक्यू आपसे करवाए जाएंगे, ताकि आपकी प्रीलिम्स की जो एमसीक्यू सॉल्व करने की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। 3000 प्लस एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर आपके सोल्व कराए जाएंगे। इन 3000 प्लस जो एमसीक्यू हैं इसमें आपके करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक पार्ट दोनों कंडक्ट करवाया जाएगा। और करंट अफेयर्स को लेकर के कुछ टेस्ट भी यहाँ पर आपके लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो हमारे मेंटोर जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे कि आपकी स्टडी जो है 2023 के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि एक प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि उनको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। देखो, आप हमें मेल कर सकते हो, उसके बाद में जो हमारे मेंटोर हैं वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। जो भी अदर फीचर्स हैं वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हो, आपको बेनिफिशियल रहेगा। और कल से 15 अक्टूबर से ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 599 पर मंथ इसके जो हैं वो चार्जेज रहेंगे इस प्रोग्राम की। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है हिजाब को लेकर के। आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर से हमने ये देखा कि कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पर हिजाब को लेकर के कुछ इशू क्रिएट रहे, जिसकी वजह से वहाँ के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। और डिसीजन में ये बोला कि जो हिजाब जो वियर किया जाता है गर्ल्स के द्वारा उसको रोका जाए, क्योंकि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वहाँ पर एक यूनिटी जो देखने को मिलनी चाहिए, एक इक्वलिटी
जो आनी चाहिए वो इसकी वजह से नहीं आ पा रही है। उसके बाद में जो भी पिटिशनर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अपनी पिटीशन डाली। अब सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे टाइम से इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा था। 22 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में उन्होंने जो भी अपना रिजल्ट था वो एक तरीके से सिक्योर रखा और कल जो है वो इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर 2 जज की बेंच थी। दोनों जजेस के जो भी यहाँ पर ओपिनियन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको मतलब एक तरीके से जो डिसीजन है उसमें स्प्लिट देखने को मिला। अब क्या होगा कि जब यूनिफॉर्मिटी नहीं है रिजल्ट में तो इसके बाद में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो अदर बेंच है 2 से ज़्यादा मतलब या तो 3 जजेस की जो बेंच रहेगी वो इसको डिस्कशन करेगी या और भी हायर जो बेंच है वो इसको डिस्कशन करेगी, वो फिर अपना रिजल्ट यहाँ पर देगी। तो यहाँ पर जो 2 जजेस जो थे इस बेंच में उनके नेम है जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया। दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमंत गुप्ता जो जस्टिस थे, उन्होंने एक बात बोली कि देखो स्टेट फंडिंग से अगर कोई स्कूल चल रही है तो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होना, वहाँ पर इक्वलिटी को मेंटेन करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म डिसाइड करती है वो ही आपको कैरी करके आना चाहिए। अगर आप हिजाब वियर भी कर रहे हो तो आप इसको स्कूल गेट के पास ही उतार दो, क्योंकि स्कूल के अंदर जो है वो सभी इक्वलिटी लेवल पर होने चाहिए। ऐसा उनका स्टेटमेंट था, ऐसा उन्होंने अपनी बात बोली है। उन्होंने आर्टिकल 19(1) सब क्लोज ए जो है उसके बारे में ये बोला है कि इसमें आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है उसमें कहीं भी डज नॉट एक्सटेंड टू द वियरिंग ऑफ हेड स्कार्फ। मतलब आपको जो फ्रीडम दी गई है उसमें ये नहीं है कि आप कुछ भी पहन करके आप जो ऐसे प्लेसेस पर आ रहे हो जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एडिड कर रही है। दूसरे जो जज थे उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली। देखो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट उनका रहा, उन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो हाँ यहाँ पर उन्होंने भी सेक्युलरिटी को लेकर के एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया जस्टिस गुप्ता ने। जैसे उन्होंने बोला कि सेक्युलरिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्म के लेवल पर भी अगर स्टूडेंट्स में हम सेक्युलरिटी को देखें तो यूनिफॉर्म के लेवल पर सभी जो है वो इक्वल दिखे। दूसरी तरफ जो दूसरे जज है उन्होंने बोला कि सेक्युलरिटी का मीनिंग होता है टॉलरेंस टू डाइवर्सिटी, कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हम एक तरीके से टॉलरेट कर पाएँ और एक अच्छे लेवल पर उसको एस्टेब्लिश कर पाएँ। उन्होंने बोला कि हिजाब को पहनना या ना पहनना जो है वो किसी भी पर्सन की एक चॉइस है और उसके ऊपर अगर हम अटैक कर रहे हैं मतलब उसकी प्राइवेसी में हम एक तरीके से अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारी ऐसी कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं जहाँ पर गर्ल्स को एजुकेशन दिलाने के नाम पर जो हिजाब लड़कियाँ जो कैरी करती हैं इसी के बेसिस पर उनको अलाउ किया जाता है कि हाँ अगर है आप जैसे मुस्लिम फैमिलीज़ में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अगर हिजाब कैरी कर रहे हैं तो वहाँ पर गर्ल्स को अलाउ किया जाता है कि हाँ आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो एक तरीके से अगर हिजाब को यहाँ पर रिमूव करवाया जाता है तो उन गर्ल्स की जो एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी इससे ज़्यादा इफेक्ट होगा और जो जिस गर्ल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आज तक हमारी गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है उन सारे क्राइटेरिया को एक तरीके से डिग्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या होना चाहिए, जो उनकी पर्सनल चॉइस है यूनिफॉर्म को किस तरीके, यूनिफॉर्म तो कैरी कर रहे हैं ना, साथ में वो हिजाब अगर कैरी कर रहे हैं तो उनकी पर्सनल चॉइस है, उनके अकॉर्डिंग उनकी प्राइवेसी में हमें क्या नहीं करना है, इंक्रोच नहीं करना है। उनको अगर हमें इक्वलिटी लेवल पर लेकर के आना है तो हमें कोशिश की जानी चाहिए कि उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनका जो एक तरीके से रिलीजियस रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी हमें रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि सेक्युलरिटी हमें यही तो सिखाती है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको लेकर के एक टॉलरेंस जो है वो हमारे अंदर क्रिएट हो सके। साथ ही साथ जो जस्टिस धूलिया है उन्होंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि आर्टिकल 25 जो है वो अपने रिलीजन की जो भी प्रैक्टिसेस है उन्हें फॉलो करने की बात कहता है, लेकिन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है, पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है और इसके अलावा एक मोरलिटी। ओके तो यहाँ पर जस्टिस धूलिया ने ये बोला कि कहाँ पर एक हिजाब अगर कोई गर्ल कैरी कर रही है, वियर कर रही है तो उसकी वजह से इनके बेसिस पर कहाँ इफेक्ट हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर कहाँ इफेक्ट हो रही है, हेल्थ कहाँ इफेक्ट हो रही है, मोरलिटी कहाँ पर इफेक्ट हो रही है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन जो आप लगा रहे हो किस बेसिस पर लगाए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं तो उनको फॉलो किया जाना चाहिए। ओके
तो अभी देखो, अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट बेंच है वो इसमें जब डिस्कशन करेगी तो इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट उनके स्टेटमेंट रहे ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि हाँ, जैसे कि उन्होंने जो यहाँ देखिए सेक्युलरिटी जो वर्ड है उनका उन्होंने क्या मीनिंग बताया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 25 की एक बेहतरीन जो एक्सप्लेनेशन दी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक ये जो कल रिजल्ट आया है इसके बाद में अगर हम देखें तो आज द हिंदू में 2-3 न्यूज़ है, जैसे एडिटोरियल पेज पर भी इससे रिलेटेड न्यूज़ है और इसके अलावा जो नेक्स्ट पेजेस आएंगे उन पर भी न्यूज़ है। तो उनमें ये बताया गया है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो अभी रेगुलर चलते रहेंगे वहाँ पर, जब तक एक जो कंक्लूजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से देखने को नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर से रशिया को एक तरीके से रोकने के लिए कि यूक्रेन को जो एरियाज को एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है रशिया, उसको लेकर के एब्सटेन पॉलिसी, एब्सटेन रेजोल्यूशन जो है वो लाने की कोशिश की गई। रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, एब्सटेन नहीं। इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन पॉलिसी को अपनाया कि उन्होंने जो है वो अपने लेवल पर स्पेसिफिक इस बात को लेकर के कि हमारी जो कंट्री की जो पोजीशन है, हमारा जो नेशनल पोजीशन है वो हमें पता है कि किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर पीसफुल तरीके से इशू को सॉल्व करना है तो इंडिया उसमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो अभी 3 डेज का एक सेशन हुआ, यहाँ देखिए, हाँ, 3 डे इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022। इसमें जो इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई। इम्पोर्टेंट बात में उन्होंने ये बात रखी कि देखो हमारा जो इसरो है वो जल्द ही इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा कि हमारा जो एक नया लॉन्च व्हीकल है वो उसके ऊपर काम किया जाए। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जैसे अभी GSLV PSLV काम कर रहे हैं जो भी हमारी सैटेलाइट्स उनको लॉन्च करने के लिए, तो उसका एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है वो एक तरीके से एक टाइम के बाद में PSLV को रिप्लेस कर देगा। हालांकि PSLV जो है वो अभी ऑपरेशनल स्टेज में रहेगा, लेकिन जैसे PSLV अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वैसे ही NGLV भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें NGLV को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बात रख रखी है कि ये कोस्ट एफिशिएंट रहेगा, 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल with a payload capability of 10 tons to geostationary transfer orbit। मतलब 10 टन तक की जो सैटेलाइट्स है उनको इजीली जो है ये लॉन्च कर सकेगा। NGLV will feature semi cryogenic propulsion for the booster stages which is cheaper and efficient। मतलब काफ़ी चीप स्टेज के तरीके से लॉन्च करने का मतलब अगर हम बात करें तो इनपुट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा कॉस्ट लेवल पर या फिर अगर हम बात करें फ्यूल लेवल पर, लेकिन जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर NGLV जो है उसको एक तरीके से सिंपल रोबस्ट डिजाइन दैट अलाउज बल्क मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूलरिटी इन सिस्टम्स, सब सिस्टम्स एंड स्टेजेज एंड मिनिमल टर्न अराउंड टाइम। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं। कभी हम NGLV को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर ये टर्म न्यूज़ में रही है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर हम बात करें स्पेसिफिक UPSC में तो वहाँ पर तो टर्म बेसिस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर अब इसरो नेम आया है तो कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसरो को लेकर के। देखो, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसरो को एस्टेब्लिश करने में। इसरो जो है इसको स्टार्टिंग में इनको स्पार्क के नाम से जाना जाता था, फिर अगर हम बात करें तो 1969 में इसका नेम जो है वो इसरो कर दिया गया। ये जो इसरो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो एक तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, देखो हमारे इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो थी उसका नेम था आर्यभट्ट। ये जो फर्स्ट सैटेलाइट थी हमारे इंडिया की, इसको 1975 में हमने लॉन्च किया, 1975 में लॉन्च किया, लेकिन सोवियत यूनियन जो है उस कंट्री ने इसको लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब हमारे इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, लेकिन लॉन्च करवाया सोवियत यूनियन से। और हमारे इंडिया की फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट जिसको लॉन्च भी हमने खुद ही किया उसका नाम है रोहिणी।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो इसरो है उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे मार्स मिशन के लिए मोम मिशन जो है वो हमने लॉन्च किया। इसके अलावा टाइम के साथ में हमने लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल जो हैं वो भी हमने बनाए, जैसे कि GSLV और इसके बाद में PSLV, इन सब के ऊपर हमने फोकस किया और अभी जो है नया वर्जन लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रयान को, मतलब चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 जो है वो हमने लॉन्च किए। इसके अलावा बहुत ही नेविगेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कि जिस तरीके से GPS सिस्टम है उसी तरीके से हमारे इंडिया का भी खुद का नेविगेशन सिस्टम हो, उसको लेकर के भी हमारी जो इसरो है ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और IRNSS एंड गगन जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किए। इसके अलावा देखें तो आने वाले टाइम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें अगर हम इम्पोर्टेंट फोकस करें तो एक गगनयान मिशन है जिसमें स्पेस सेक्टर को फोकस किया जाएगा, और इसके अलावा शुक्रयान मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन है जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और 2030 तक इसरो ये भी चाह रहा है कि हम इंडिया जो है अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन है वो लॉन्च करे, जैसे कि अदर कंट्रीज के पास में है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया को एक अच्छे से वेल एस्टेब्लिश कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरिया में इसरो ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस किया फ्रंट पेज पर हिजाब को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आया स्प्लिट रिजल्ट, उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि दोनों जजेस के क्या क्या यहाँ पर ओपिनियन देखने को मिले। इस आर्टिकल का एक इम्पोर्टेंट वर्जन ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप हिजाब के ऊपर गर्ल्स की एजुकेशन को रोकते हो, क्योंकि हिजाब कैरी करने नहीं दिया जा रहा और बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो उसको कैरी किए बिना स्कूल आ नहीं रही, मतलब इनडायरेक्टली आप किसका नुकसान कर रहे हो, जो भी गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन का नुकसान हो रहा है। तो हिजाब बैन या फिर अनबैन जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, जो भी रिजल्ट आए, लेकिन इसकी वजह से गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हमारे इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है। 2 राइटर जो हैं उनके बीच में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है और उसके थ्रू इस आर्टिकल को समझाया गया है। कंक्लूजन अगर हम देखें तो अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसमें बोला था कि 2023 तक अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में सामने आ जाएगा, चाइना को सरपास कर देगा। ओके 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो 2041 तक पीक पर देखने को मिलेगा, व्हेन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट 59%। मतलब वर्किंग एज जो है वो मैक्सिमम, मतलब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो पार्ट है वो उस टाइम में वर्किंग एज रहेगी। मतलब इंडिया जो है उसका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जब इतनी पॉपुलेशन वर्किंग एज रहेगी तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होंगे, लेकिन उसके बाद में डिक्रीज भी देखने को मिलेगा। तो राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि पॉपुलेशन कम है ज़्यादा है कोई मतलब नहीं रखता, मतलब ये रखता है कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो वेल स्किल्ड हो, वेल एजुकेटेड हो, हेल्थ के एजुकेशन से रिलेटेड और भी अदर जो बेसिक फीचर हैं वो उनको अच्छे से अवेलेबल हो पाए। हमारी कंट्री को इस तरीके से अपनी जो भी स्कीम है पॉलिसी है वो लॉन्च करनी होगी कि जब एक्सट्रीम देखने को मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ किया जाए उन रिसोर्सेज का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज वो हैं जो किसी भी रिसोर्सेज को एक इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में डेवलप कर देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में डेवलप कर देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर अगर हमने फोकस किया, उनके अपग्रेडेशन के लिए अगर हमने काम किया तो इसका बेहतरीन रिजल्ट जो है वो इंडिया लेवल पर देखने को मिलेगा। तो फोकस यही करना है, पॉपुलेशन चाहे कितनी भी हो, सिर्फ और सिर्फ उनके अपग्रेडेशन के लिए हमें फोकस किया जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर इंटरपोल की मीटिंग होने वाली है हमारे दिल्ली में। तो इंटरपोल क्या है, इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। देखो, जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल इज मीटिंग इन दिल्ली फॉर 4 days फ्रॉम अक्टूबर 18 अक्टूबर से 4 दिन के लिए यहाँ पर दिल्ली में इसकी मीटिंग होगी। और जो हेड ऑफ इंटरपोल इज द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, ही कम फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर नेशन एंड होल्ड ऑफिस फॉर 4 years। 4 साल के लिए वो जो है, जो भी इसके मेंबर नेशन है इंटरपोल के, एक ऑर्गेनाइजेशन है
सिंपल तरीके से इस तरीके से समझ लो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्राइम देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, एनवायरमेंटल क्राइम हो गया, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए इंटरपोल का काम करता है। सभी कंट्री जो इसके मेंबर नेशन हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लेवल पर यहाँ पर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिलिएटेड करते हैं इंटरपोल से, और जब भी इंटरपोल को उस कंट्री से रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए, कोई इशू को सॉल्व करवाना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें हेल्प करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, वो यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरपोल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर इंडिया से रिलेटेड जानने हैं इंटरपोल को, तो CBI यहाँ पर हेल्प करेगा। तो इसमें बताया गया है कि 1997 के बाद में अगर हम देखें तो 195 मेंबर स्ट्रॉन्ग बॉडी जो है इंटरपोल, उसकी ये सेकेंड टाइम मीटिंग है और एक लार्ज कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा। और इंटरपोल के बारे में हमने देखा है कि 1923 में इसको सेटअप किया गया था और एक सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस फोर्सेस के थ्रू देखने को मिलते हैं ग्लोबली लेवल पर। ओके, तो इंटरपोल जो है उसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाता है। जनरल असेंबली के द्वारा जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है और जो भी मेंबर नेशन है उनमें से आता है जो भी यहाँ का प्रेसिडेंट होता है इंटरपोल का, और 4 साल के लिए उनकी टर्म होती है। ये जो हेड जो होता है वो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक तरीके से क्या किया जाता है, सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है जो डे टू डे बेसिस पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है, सीन करता है, और 5 साल के लिए उनकी टर्म होती है। ओके, जनरल असेंबली जो है जो भी पॉलिसी जिसको लेकर के काम किया जाएगा सेक्रेटरीट के द्वारा, उन सभी को बनाने का काम किया जाता है। और कौन कौन से एरिया में काम करते हैं, साइबर क्राइम, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल क्राइम, एनवायरमेंटल क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। एवरी मेंबर कंट्री इज द इंटरपोल फेस इन दैट कंट्री, मतलब इंटरपोल का फेस रखते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में CBI जो है वो यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, जब भी इंटरपोल को अपने मेंबर नेशन से कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए तो उसको लेकर के वो एक रेड नोटिस जो है वो रिलीज़ करते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में इसको अरेस्ट करना है, ये जो इशू है इसको सॉल्व करवाना है। इसको लेकर के जो भी न्यूज़ चाहिए, जो भी कनेक्शन चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इस तरीके का उनका प्रोसीजर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो हिसाब को लेकर के जो रिजल्ट आया उसके बारे में बताया गया है कि कर्नाटका में अभी जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो रिजल्ट दिया था वही यहाँ पर रेगुलर बना रहेगा। यहाँ पर हमारे इंडिया के मिनिस्टर जो हैं, यहाँ देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी, वो विजिट पर हैं प्रेजेंट टाइम में कजाकिस्तान, और उन्होंने वहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है उसको अनवेल किया है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में उन्होंने ये बात बोली कि हम भी चाहते हैं, इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो बेहतरीन हो, लेकिन बेहतरीन कब होंगे, बेहतरीन तब होंगे जब वहाँ पर टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी, और वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर कम होंगी तो दोनों कंट्रीज़ के जो बॉर्डर रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर आर्टिकल है, देखो अब सभी को पता है कि जो भी पैडी जो होती है उसके जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी पंजाब और हरियाणा में इस तरीके की केसेस जो बढ़ते दिख रहे हैं उसको लेकर के यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने 50 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और जो एंटरप्रेन्योर है उनको पैडी स्ट्रो पैलेटाइजेशन एंड टोरेफैक्शन प्लांट्स जो है, मतलब इनको ये जो भी पैडी से रिलेटेड जो भी स्ट्रो हैं इन सभी को इकट्ठा करें इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग, और इनको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो एसोसिएटेड करेगी, ताकि अभी हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नया रीइनिशिएट ला रही है कि जो भी हमारे कोल प्लांट्स हैं उसमें हम साथ में 5% तक बायोमास से उसको चेंज करें। तो बायोमास क्या है, जो भी हमारा जो स्ट्रो से रिलेटेड पैडी से रिलेटेड जो भी स्टबल है उसको हम क्या करें, इकट्ठा करें, उसको बायोमास के रूप में यूज़ करें, मतलब हम एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसकी वजह से एक तो एमिशन रिड्यूस होगा और कोल का जो ज़्यादा यूज़ होता है वो रिड्यूस होगा, कोल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सेव रह पाएंगे। दूसरा,
अगर हम बात करें तो स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है, एनसीआर रीजन दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम लेकर के आ सकते हैं। और उसके लिए क्या होगा, ये जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन रहेगा, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे और यूज़ भी हो जाएगा और पॉल्यूशन भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर मनरेगा को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, इसमें बोला गया है कि कोविड के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन था, तो मनरेगा जो है स्कीम, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। वो लोग जिनके पास में जॉब गारंटी कार्ड है लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं देखने को मिली मनरेगा स्कीम के तहत। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर जो स्नो लेपर्ड जो है उसको खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली कि स्नो लेपर्ड जो है वो इस वाले रीजन में भी देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर के, हालांकि लाइव जो है उसको नहीं देखा गया, लेकिन कुछ स्किन से रिलेटेड कुछ जो ट्रेसेज हैं वो देखने को मिले, जिसके बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि हाँ, स्नो लेपर्ड जो है वो इस रीजन में हो सकता है। तो देखो, वैसे अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज यानी हिमालयन रीजन जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्नो लेपर्ड से रिलेटेड हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए, जैसे कि अगर हम बात करें तो 2020 में हिमाल संरक्षण के नाम से एक कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। 2013 में एक प्रोग्राम है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। ये प्रोग्राम जो है वो ग्लोबली लेवल पर है स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्शन के लिए, इसमें इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2009 में भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट लेकर के आई थी ताकि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज देखने को ना मिल सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस की हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सभी को हमने क्लियर किया है। और हमारा जो भी डेली क्विज आती है वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर जिस दिन करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते उस दिन किसी स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड जो है वो क्विज में डेली 5 to 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। उसका जो भी डिस्कशन वीडियो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ में MCQ फॉर्म में भी आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको रेगुलर कर पाते हो, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके लिए वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।